जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 15 में आपने भगत सिंह द्वारा अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को लिखा वो पत्र देखा जिसमें उन्होंने सारे देशवासियों को बहुत ही प्रेरक संदेश दिया था। आज बात करेंगे उन दो पत्रों की जो उन्होंने क्रांतिकारी हरिकिशन सरहदी के मुकदमे के संबंध में किसी मित्र को लिखे थे। हरिकिशन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मर्दान जिले के गल्लाढेर गांव के रहने वाले नौजवान थे। उन्होंने 23 दिसंबर 1930 को लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन फंक्शन में पंजाब के उस टाइम के गवर्नर जॉफरी डी मॉन्टमोरेंसी को गोली मार दी थी। हालांकि उस हमले में मॉन्टमोरेंसी की जान बच गई थी, पर एक सब इंस्पेक्टर चानन सिंह मारा गया था। हरिकिशन सरहदी भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक थे। नेशनल आर्काइव्स में डीक्लासिफाइड फाइल होम/पॉलिटिकल नंबर 33/11 1931 के अनुसार हरिकिशन के पिता गुरदासमल ने पुलिस को बताया था कि हरिकिशन ने गवर्नर पर गोली सिर्फ इसलिए चलाई थी कि ऐसा करके वो भगत सिंह के दर्शन कर सकेगा। हरिकिशन के बचाव में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता आसफ अली वकील नियुक्त हुए थे। याद रखने योग्य बात यह है कि दिल्ली सेशन कोर्ट में चले असेंबली बम केस में भगत सिंह के वकील भी आसफ अली ही थे। लेकिन सेशन कोर्ट के फैसले को जब लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो भगत सिंह ने आसफ अली की सेवाएं नहीं ली थी और ना ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई। भगत सिंह ने ऐसा क्यों किया, आसफ अली की सेवाएं क्यों नहीं ली, इसके बारे में तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हरिकिशन सरहदी के मुकदमे में आसफ अली बचाव पक्ष के वकील नियुक्त होते हैं और उस मुकदमे में उनकी भूमिका पर भगत सिंह ने किसी मित्र को 2 पत्र लिखे जिसमें गंभीर प्रश्न खड़े किए गए थे। पहला पत्र संबंधित व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाया, तब भगत सिंह ने दूसरा पत्र लिखा। बाद में पहला पत्र भी मिल गया। प्रोफेसर चमन लाल के अनुसार पहला पत्र 18 जून 1931 को कलकत्ता से छपने वाले पत्र हिंदू पंच में छपा था। उस पत्र में भगत सिंह ने क्या लिखा था, चलिए देख लेते हैं। प्यारे भाई, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्री हरिकिशन अदालत में अपने बचाव में वही तर्क देना चाहते हैं जो असेंबली बम केस में दिए गए थे। मुझे यह जानकर भी कम हैरानी नहीं हुई कि केस लड़ने के लिए दिल्ली से श्री आसफ अली को बुलाया गया। मुकदमे के लिए मोटी फीस के अतिरिक्त रेलगाड़ी में डबल फर्स्ट क्लास किराया दिया गया। हालांकि लाहौर का कोई भी वकील बहुत कम फीस पर मुकदमा लड़ने को तैयार हो गया होता। जो भी हो, दूसरा विषय इस पत्र के लिखने का प्रमुख कारण नहीं है। दोस्तों, भगत सिंह को इस बात पर आपत्ति थी कि आसफ अली को इतनी ज्यादा फीस और डबल फर्स्ट क्लास का किराया दिया गया, लेकिन प्रमुख आपत्ति उन दलीलों पर थी जो आसफ अली के कहने पर अदालत में दी गई थी। भगत सिंह आगे लिखते हैं, संभवतः मुझे उस नौजवान के मामले में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है जिसे कानून में लिखा अधिकतम दंड यानी मृत्यु दंड मिलना निश्चित है। यह देखते हुए कि मृत्युदंड निश्चित है, मैं व्यक्तित्व के विषय को पीछे छोड़कर मामले के राजनीतिक पक्ष पर बात करने का साहस कर रहा हूं। मैं यह पत्र आपको व्यक्तिगत स्तर पर लिख रहा हूं, यद्यपि मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं। आशा करता हूं कि मामले में कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले मेरे विचारों पर गौर किया जाएगा। मुकदमे का घटनाक्रम स्पष्ट है और परिणाम भी स्पष्ट है। अभियुक्त स्वयं इसके बारे में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से जानता है। उसने निचली अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सेशन कोर्ट में अपना बयान दे सकता है और उसे देना चाहिए। जितना मैंने सुना है, वकील ने उसे यह कहने की सलाह दी है, नंबर 1, गवर्नर को मारने की उसकी कोई योजना नहीं थी। नंबर 2, वह केवल उसे घायल करना चाहता था। नंबर 3, और वह यह केवल चेतावनी के लिए कर रहा था। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर ध्यान से सोचें। क्या ऐसा बयान हास्यास्पद नहीं होगा? इस अवसर पर ऐसे बयान का क्या अर्थ होगा? क्या यह उसी बात को दोहराना नहीं होगा जो उचित ढंग से पहले कही जा चुकी और जिसका वर्तमान में कोई अर्थ नहीं है? दोस्तों, असल में असेंबली बम केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में कहा था कि बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि ऊंचे धमाके करके बहरी ब्रिटिश सरकार को भारत की जनता की आवाज सुनाने के लिए थे। देखिए, वे बम खाली जगह पर फेंके गए थे
और उनमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स भी नहीं थे जिनसे पता चलता है कि बम जानबूझकर कमजोर बनाए गए थे। वहां वो बयान देना सही था, लेकिन हरि किशन के मामले में उस बयान का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हरि किशन ने मोंटमोरेंसी को गोलियां मारी थी, वे बच गए थे, ये बात ठीक है, लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगी थी। इसके बाद यह कह देना कि केवल घायल करने के लिए चलाई थी गोलियां, यह हास्यास्पद था और इसी बात पर भगत सिंह नाराज थे। वे आगे लिखते हैं, विस्तार से विचार करने के उपरांत मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्तिगत प्रयासों को पूर्ण रूप से समझ सके और सराहना कर सके, भले ही यह प्रयास बिखरे हुए और अलग अलग ही क्यों न हो। कोई यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करता कि ऐसा प्रत्येक अवसर आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के काम आ सके। राजनीतिक मामलों में दूरदृष्टि के अभाव के कारण बचाव पक्ष के वकील ने ऐसा सुझाव देने का साहस किया है, या उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण वकील ने ऐसा बयान दिलवाने के बारे में सोचा है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि लोगों को मुकदमों में बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरी राय तो इसके उलट है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सही समस्याओं को समझे बिना वकील बीच में पड़कर क्रांतिकारियों को भ्रमित और हतोत्साहित करें। जनहित के मामलों में भाग लेने के बावजूद इन वकीलों ने क्रांतिकारी सोच को कतई धारण नहीं किया है। न तो वे क्रांतिकारियों के मत को समझ पाए हैं और न ही उनकी मानसिकता को। सामान्य अर्थों में बात करने की अपेक्षा चलिए मैं विषय पर आता हूं। इस मामले में यह कहना कि हरि किशन का लक्ष्य केवल चेतावनी देना था पूरी तरह अपर्याप्त है। इसके बारे में जरा सोचो। यह घटना असेंबली बम केस, वायसराय की रेलगाड़ी को उड़ाने के प्रयास, चटगांव विद्रोह और ऐसी ही अन्य बहुत सी घटनाओं के बाद हुई है। यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि अभियुक्त विरोध स्वरूप गवर्नर को केवल घायल करना चाहता था। उसके लिए अधिक उचित बयान यह होगा, भगत सिंह अपनी तरफ से बता रहे हैं कि क्या बयान देना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि वो केवल घायल करना चाहता था, केवल चेतावनी देना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, कि ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। क्या बयान देना चाहिए भगत सिंह बता रहे हैं। नंबर 1, मुंबई और अमृतसर में निरंकुश लाठीचार्ज, महिलाओं की गिरफ्तारी, पिटाई और लोगों पर अकारण फायरिंग ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी। ब्रैकेट में फिर लिख रहे हैं, यहां इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस में ट्रिब्यूनल द्वारा एक तरफा कार्रवाई और मृत्युदंड दिए जाने के विरोध में क्रांतिकारी आंदोलनों के कारनामों की निरंतर श्रृंखला से भी जोड़ा जा सकता है। नंबर 2, यह केवल शुरुआत है। अभियुक्त ने जनता में व्याप्त क्रोध का इशारा मात्र दिया है, यदि यह फटा तो बर्बादी लाएगा। नंबर 3, यह सरकार की रक्तपात की मानक नीति है, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, स्टैंडर्ड पॉलिसी है खून बहाना, उसका परिणाम तो ऐसा ही होगा। नंबर 4, जनता किसी भी समय अपना धैर्य खो सकती है और अहिंसा त्याग कर हिंसक तरीके अपना सकती है। नंबर 5, अभियुक्त नहीं चाहता कि सरकार अपनी नीति बंद करे, क्योंकि इसी से जनता में सरकार के विरोध का साहस जन्म लेगा। नंबर 6, सरकार ने सामान्यतः कानून का शासन छोड़ दिया है। नंबर 7, और क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य है कि जनता को दिखाए कि यहां ब्रिटिश राज केवल सैन्य शक्ति के सहारे है और इसलिए यह सरकार राजनीतिक कार्रवाई के जरिए उखाड़ फेंकनी चाहिए। दोस्तों, भगत सिंह ने इस पत्र में बताया था कि क्रांतिकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरि किशन की ओर से कैसा बयान आना चाहिए। वे आगे लिखते हैं, इसके बाद वह समाजवादी कार्यक्रम परिभाषित कर सकता है। वह लाहौर के छात्रों से आह्वान कर सकता है कि वे सुस्ती त्याग दें और जन आंदोलन में सहभागी बने। वर्तमान परिस्थितियों में यह उसका श्रेष्ठतम बयान हो सकता है। वह एक आदर्शवादी की तरह कह सकता है कि वह एक व्यक्ति की हत्या करने नहीं आया था, असल में वह तो व्यवस्था को नष्ट करना चाहता था। एक व्यक्ति की हत्या का उसे खेद है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था। क्रांति की वेदी पर व्यक्तियों की बलि देनी पड़ती है। आखिर वह भी एक व्यक्ति है। वह इंस्पेक्टर की हत्या पर दुख जता सकता है, जिसे वह मारना नहीं चाहता था। वह बच जाने पर गवर्नर को बधाई दे सकता है। वह यह भी जोड़ सकता है कि शोषित जनता को आजाद कराने के लिए कुछ व्यक्तियों का मारा जाना कोई महत्व नहीं रखता।
उसे यह सब कहना चाहिए। क्या वकील को ऐसा लगता है कि यह कहने से कि वह गवर्नर को मारना नहीं चाहता था, उसे बचाया जा सकता है? यह अत्यंत बचकाना है। इसका लाभ तो कोई नहीं है, पर हानि बहुत बड़ी है। यदि किसी घटना को आंदोलन से अलग कर दिया जाए, वह अपना महत्व खो देती है। जब बलिदान देना पड़े, सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। भविष्य में भी ऐसी सभी घटनाओं को क्रांतिकारी आंदोलन और ऐसे दूसरे प्रयासों से जोड़ना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलनों से जोड़ना चाहिए। ऐसे मामलों में सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वकीलों का एक पैनल बनाएं। दोस्तों, इससे आगे के शब्द स्पष्ट नहीं है। कमाल की बात यह है कि भगत सिंह की फांसी कुछ ही दिन दूर थी, पर वे कितनी गंभीरता से दूसरे मुकदमों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। यह तय था कि उस मुकदमे में हरि किशन को फांसी होनी थी। फिर जैसा बयान आसफ अली ने दिलवाया था, उससे न केवल क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान हुआ, बल्कि वीर हरि किशन के साहस और बलिदान को भी छोटा कर दिया गया। इस विषय में इसके बाद लिखा भगत सिंह का दूसरा पत्र देखिए, जो जनवरी 1931 में लिखा गया और लाहौर से छपने वाले अखबार द पीपल्स के जून 1931 के अंक में छपा था। यह अखबार लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। इस दूसरे पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अफसोस है कि इस संबंध में मेरा पहला पत्र समय पर अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सका और इसलिए उससे कोई फायदा न हो सका, या यह कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा जिसके लिए वह लिखा गया था। इसलिए मैं आमतौर पर यह पत्र राजनीतिक मुकदमों में पैरवी के सवाल के बारे में और खास तौर पर क्रांतिकारी मुकदमे के बारे में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूं। पहले पत्र में विचारे गए खास नुक्तों के अलावा इसका एक और मकसद भी होगा, और वह यह है कि मैं घटनाओं के गुजर जाने के बाद समझदार नहीं बन रहा हूं। खैर, मैंने उस खत में यह लिखा था कि वकील पैरवी के लिए जो दलीलें दे रहा था उन्हें माना न जाए, पर बावजूद आपके और मेरे विरोध के उन्हें मान लिया गया है। बावजूद इसके हम अधिक रोशनी में इस बात पर विचार कर सकते हैं और पैरवी से संबंधित आगामी नीति के बारे में ठोस विचार बना सकते हैं। आप यह जानते हैं कि मैं कभी भी हमारे राजनीतिक बंदियों की बचाव वाली पैरवी करने का समर्थक नहीं रहा हूं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उचित संघर्ष की खूबसूरती बिल्कुल ही बिगाड़ दी जाए। इस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है कि खूबसूरती शब्द यहां अवास्तविक शक्ल में प्रयोग नहीं किया गया है और इसका उस उद्देश्य से संबंध है जिसने की एक खास कार्रवाई के लिए हरि किशन को प्रेरित किया। जब मैं यह जानता हूं कि सब राजनीतिक बंदियों को अपनी पैरवी स्वयं करनी चाहिए, तो यह कुछ विशेष मान्यताओं के साथ कहता हूं। मेरा मतलब सिर्फ एक ही बात से साफ हो सकता है। एक व्यक्ति एक ही विशेष मकसद को सामने रखकर काम नहीं करता। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके काम का राजनीतिक महत्व समाप्त नहीं होना चाहिए और काम की अपेक्षा मरने की तैयारी ही ज्यादा जरूरी नहीं बन जानी चाहिए। हम इसे उदाहरण की मदद से और साफ करें। हरि किशन गवर्नर को गोली मारने के लिए आए। मैं इस कार्रवाई का नैतिक पक्ष नहीं लेना चाहता। मैं इस केस के सिर्फ राजनीतिक पहलू पर विचार करना चाहता हूं। गोली मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से पुलिस कर्मचारी इस कार्रवाई में मर गया। अब पैरवी का सवाल सामने आता है। जब गवर्नर बच गया तो हरि किशन के केस में बड़ा सुंदर बयान आ सकता था, अर्थात असली तथ्यों का बयान, जैसा कि हमारे केस में नीचे की अदालत में दिया गया था। इस प्रकार यह कानूनी मकसद को भी पूरा कर देता और कार्य के उद्देश्य को भी ऊपर उठाता। पर वकील की कोशिश और काबिलियत सब इंस्पेक्टर की मौत के बारे में दलीलें देने में ही उलझी रही। उसे यह कहकर क्या मिला कि हरि किशन सिर्फ गवर्नर को जख्मी करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। इसी तरह की दूसरी बातें थी। क्या कोई समझदार एक क्षण के लिए भी ऐसी बात की उम्मीद कर सकता है? क्या इस दलील की कोई कानूनी कीमत थी? बिल्कुल कोई कीमत नहीं। तो फिर गवर्नर पर गोली चलाने के विशेष कार्य की ही नहीं, बल्कि सारी क्रांतिकारी लहर की खूबसूरती खराब करने से क्या फायदा था?
प्रतिवाद तथा भावनाएं ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। क्रांतिकारी दल के द्वारा सरकार को बहुत समय पहले चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके लिए क्रांतिकारी दल को भारत ने बेहद इज्जत दी थी और क्रांति की लहर सही स्वरूप में आरंभ हो गई थी। वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य एक चेतावनी नहीं था, भले ही वह असफल रहा। चटगांव की घटनाएं न केवल चेतावनी और न केवल विरोध प्रदर्शन थी। इसी तरह हरिकिशन का एक्शन अपने आप में क्रांतिकारी संघर्ष का एक हिस्सा था, चेतावनी बिल्कुल नहीं। देखिए, 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली में भगत सिंह के साथियों ने वायसराय की विशेष रेलगाड़ी के नीचे बम विस्फोट किया था, लेकिन धुंध के कारण एक क्षण की देरी हो गई और बम उस डिब्बे के नीचे नहीं फट सका जिसमें वायसराय थे। वायसराय की किस्मत अच्छी थी, वे बच गए। इसी तरह 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पुलिस लाइंस और ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ इंडिया के शस्त्रागार पर कब्जा करके चटगांव को एक दिन के लिए ही सही पर आजाद करवा लिया था। इन घटनाओं के बाद हरिकिशन वाली घटना घटती है। भगत सिंह कह रहे हैं कि सारे मूवमेंट को खराब कर वकील ने दलील दी कि हरिकिशन केवल घायल करना चाहते थे गवर्नर को। इससे हरिकिशन पर भी उंगली उठने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि वे डर गए हैं। भगत सिंह को इन बातों ने बेहद परेशान किया था। वे आगे लिखते हैं, कार्रवाई की असफलता के बाद अभियुक्त इस चीज को खिलाड़ी की तरह ले सकता है। मकसद पूरा होने पर संभव है भाग्यवश गवर्नर के बच जाने से हरिकिशन प्रसन्न हुआ हो। व्यक्तिगत रूप से किसी को मारने से कोई लाभ भी नहीं। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व होता है। ये वह वातावरण और सोचने का ढंग बनाने में मदद करते हैं जो कि आखिरी संघर्ष के लिए बेहद जरूरी है। इतना ही पर्याप्त है। व्यक्तिगत कार्य लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए होते हैं। हम कभी कभी इनको अपने कार्यों द्वारा प्रोपेगेंडा का नाम दे देते हैं। इस विचार की रोशनी में क्रांतिकारी मुकदमे की पैरवी होनी चाहिए। यह एक आम समझ वाला नियम है कि संघर्ष करने वाली सभी पार्टियां प्राप्त अधिक करना चाहते हैं और खोना कम। कोई भी जनरल ऐसी युद्ध नीति नहीं अपना सकता जिससे उसे सोचे हुए लाभ से अधिक बलिदान देना पड़े। मुझसे अधिक कोई भी हरिकिशन के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए बेताब नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज उसकी जिंदगी को अनमोल बनाती है, उसे आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर जीवन को बचाना हमारी नीति नहीं है। यह कांग्रेस की नीति हो सकती है, यह आराम कुर्सियों वाले राजनीतिज्ञों की नीति हो सकती है, परंतु यह हमारी नीति नहीं है। कमाल की बात कही थी भगत सिंह ने। हरिकिशन का जीवन बचाने के लिए मुझसे ज्यादा बेचैन कोई नहीं है, लेकिन जिस आदर्श के लिए हम लड़ रहे हैं उसकी कीमत देकर जीवन नहीं बचाए जा सकते। हर कीमत पर जान बचानी है, यह कांग्रेस की नीति हो सकती है, क्रांतिकारियों की नहीं। भगत सिंह आगे लिखते हैं, बचाव नीति अधिकतर अभियुक्त के अपने सोचने के ढंग पर आधारित होती है, पर यदि अभियुक्त न केवल निडर हो बल्कि हमेशा की तरह जोशीला भी रहे, तो जिस कार्य के लिए उसने अपनी जिंदगी का खतरा मोल लिया है उसे बयान में पहले लिया जाना चाहिए और व्यक्तिगत मसलों को बाद में। इसके बाद भी एक तरह की उलझन भरी स्थिति हो सकती है। ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें स्थानीय महत्व के होने पर भी कार्रवाई का आम महत्व ना हो। वहां अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने में अभियुक्त को भावुक नहीं होना चाहिए। निर्मल कांत राय का मशहूर मुकदमा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। परंतु इस तरह के राजनीतिक महत्व के केस में व्यक्तिगत पहलू को राजनीतिक पहलू से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप मेरा निष्पक्ष मत प्रस्तुत करने के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक महत्व की राजनीतिक हत्या बिल्कुल नहीं है। यहां मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि इस केस का गला घोंटने वाले लोग, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके बाद जो समझदार बन गए हैं लेकिन अपने कंधों पर उत्तरदायित्व लेने का हौसला नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नौजवान साथी के चमत्कारी चरित्र के सौंदर्य को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि हरिकिशन बहादुरी से सामना करने में कांप गया है। यह एक हद दर्जे का शर्मनाक झूठ है।
मुझे उस जैसा हौसले वाला नौजवान कभी कोई नहीं मिला। लोगों को हमारे ऊपर मेहरबानी करनी चाहिए। हौसला पस्त करने और नीचा दिखाने से तो अच्छा है कि वे हमारी ओर ध्यान ही ना दें। दोस्तों, अनुमान लगा लीजिए कितनी पीड़ा थी भगत सिंह को और कितनी चिंता थी हरिकिशन के सम्मान की। वे आगे लिखते हैं, वकीलों को उन नौजवानों की जिंदगियां, यहां तक कि मौतों को खराब करने में इतने आत्महीन विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए जो दुखी जनता की मुक्ति के पवित्र काम में अपना आपा न्यौछावर करने के लिए आते हैं। मुझे यह जानकर सचमुच बहुत दुख होता है कि धीरे धीरे हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नई अफसरशाही बना रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। तो भला एक वकील किसी राजनीतिक मुकदमे में यकीन न आने वाली फीस क्यों मांगे, जैसा कि इस केस में फीस दी गई है। राजद्रोह के केसों में मैं वह हद बता सकता हूं जिस तक हम पैरवी की इजाजत दे सकते हैं। गत वर्ष जब एक साथी पर समाजवादी भाषण देने का मुकदमा चला और उसे गलत ढंग पर लड़ा गया तो हमें केवल हैरानगी ही हुई थी। ऐसे केसों में हमें अपने द्वारा प्रसारित विचारों और आदर्शों को स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वतंत्र भाषण का अधिकार मांगना चाहिए। परंतु कहां यह बात और कहां यह कहना कि हमने कुछ कहा ही नहीं। हम इस तरह अपने ही आंदोलन के हितों के विरुद्ध हो जाते हैं। कांग्रेस को मौजूदा आंदोलन में बिना मुकदमों की पैरवी किए जेल से नुकसान पहुंचा है। मेरे विचार में यह एक गलती थी। खैर, मेरा ख्याल है कि आप मेरा यह पत्र पिछले पत्र के साथ पढ़ेंगे और राजनीतिक मुकदमों की पैरवी के बारे में मेरे विचारों से अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। हरिकिशन के केस में मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए और उसे बचाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। मुझे आशा है मेरे यह दोनों पत्र हर बात आपको बता देंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह बहुत ऊंचे विचारक क्रांतिकारी थे। उनके ये दो पत्र इस बात का अकाट्य प्रमाण है। खैर, हरिकिशन सरहदी को फांसी की सजा हुई जैसा भगत सिंह ने अपने इन दो पत्रों में लिखा भी था। दुर्भाग्यवश वकील साहब ने उस मुकदमे की पैरवी जिस तरह की थी उसने उस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया था। आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।